जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले भाई यहाँ पर आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एसएससी जीडी का दोस्तों आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है एसएससी में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो देखते हैं दोस्तों आप में कितना दम है कि आप दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन अचीव करवाएंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन आपका स्कोर रहेगा वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों बिल्कुल अपना जो स्कोर है 100% वही बताएगा जो आया है। इसमें दोस्तों आप अपने आप को धोखा देंगे अगर आप उल्टा सीधा जो स्कोर है अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप में कितना दम है, आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अचीव कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ओनली जीके के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जीके देखते हैं आपकी कितनी अच्छी है और आप कैसे उसे कर पाएंगे। देखिए दोस्तों भाग 2 में देख सकते हैं यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 यानी 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के चले गए ऊपर और 26 नंबर से दोस्तों आपके जीके यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, महाजनपद के राजा महल बनवाते थे देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें कौन सा महल बनवाते थे, जो महाजनपद के जो राजा होते थे वो कौन सा महल इसमें बनवाते थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों महाजनपद के जो राजा महल बनवाते थे वो सुरक्षा देने के लिए बनवाते थे। ठीक है दोस्तों, अधिकांश महाजनपदों के पास अपनी सुरक्षा के लिए एक राजधानी और एक किला होता था। ये पत्थर और लकड़ी से बनी विशाल दीवारें थीं जो संभवतः अन्य राजाओं के हमलों से राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह भी संभव है कि राजाओं ने अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए इन किलों को बनवाया हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो राजा होते थे वो दोस्तों अपनी शक्ति और अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर दोस्तों जो महल है वो बनवाते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, ऑप्शन इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी दोस्तों राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता। ये देखिए दोस्तों उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जब 2019 में आपका एग्जाम हुआ था तब का दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों इसका बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंजू रानी। जी हाँ दोस्तों, मंजू रानी ने जनवरी 2019 में विजयनगर में आयोजित तीसरी एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई। ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी दोस्तों आप इसे हिस्ट्री का और इसे आप स्टडी जीके में भी डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़िए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए दोस्तों इसे बी कर लीजिए, ये मिस्टेक से डी कर दिया यहाँ पर। 1995 यानी दोस्तों 1995 में यहाँ पर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब ये क्यों शुरू किया गया था ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। 1 अप्रैल 1995 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी क्षेत्रों के तहत 2 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे दोस्तों REGP कहते हैं, इसे 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के साथ मिला दिया गया। बाद में दोस्तों इसे बाद में क्या हुआ, 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसे दोस्तों कहते हैं PMEGP में इसको दोस्तों यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1995। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुका है 29, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर जो बी है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों विंग ऑफ फायर इन्हें कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। दोस्तों इनकी जो है ये आत्मकथा है दोस्तों, इन्होंने खुद लिखी थी। अब ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे भाई, APJ अब्दुल कलाम जो है ये 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे थे।
दोस्तों इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। जो अब्दुल कलाम थे इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में, उसका नाम बदलकर क्या रखा है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी आपको बताना चाहिए। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये हमारे जो यूथ है उनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने मिसाइल वगैरह बनाई थी। इन्होंने दोस्तों इनकी जो कहा जाता है इनकी जो हिस्ट्री थी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अखबार भी बेचे थे। दोस्तों आप समझ सकते हैं एक अखबार बेचने वाला बंदा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप दोस्तों इतना कम टाइम में एसएससी जीडी की तैयारी क्यों नहीं कर सकते यार। दोस्तों सब चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप हर चीज़ को दोस्तों मुमकिन कर सकते हैं अगर आप अपने अंदर दोस्तों यहाँ पर एक आग लगा देते हैं। अपने अंदर दोस्तों आपको एक आग लगानी होगी, तभी दोस्तों कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर कलाम और अरुण तिवारी ने लिखा था इस किताब को, विंग ऑफ फायर को, ठीक है। यह 1999 में यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर कलाम का निधन जो दोस्तों कब हुआ था, 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में हुआ था, ठीक है। जो इनका जो डेथ हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में हुई थी, क्योंकि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों जो भारत का पड़ोसी देश है उसने मानव विकास रिपोर्ट में, ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, फिर भी दोस्तों अगर आपको पता है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। जी दोस्तों श्रीलंका भारत की तुलना में दोस्तों मानव विकास संबंध में बेहतर इसने प्रदर्शन किया था। और दोस्तों ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी रिपोर्ट नहीं है भाई, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल। जी हाँ दोस्तों दल बदल कहते हैं भाई, अगर आप किसी एक दल से दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आप चयनित कर लेते हैं उसे कहते हैं दल बदल, जो कि दोस्तों कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि राजनीति में दल बदलू वह व्यक्ति होता है जो एक राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए बदले दूसरे के प्रति निष्ठा को छोड़ देता है, यानी दोस्तों निष्ठा दिखाने के लिए दूसरे दल में चला जाता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं दल बदलू या दोस्तों दल बदल, ठीक है। जैसे दोस्तों ग्रामीण इलाकों में दल बदलू भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जिससे उसे प्रथम राज्य द्वारा अवमान्य माना जाता है, यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होता है जो किसी दूसरे धर्म, खेल, टीम, राजनीतिक दल या अन्य प्रतिद्वंदी गुटों में की प्रति निष्ठा रखने वाले पर भी लागू होता है। इस अर्थ में सेना में ऐसे लोगों को अक्सर गद्दार माना जाता है। दोस्तों अगर आप सेना में दोस्तों दल बदल लेते हैं तो उसे गद्दार माना जाएगा। अगर आप कहीं भी जैसे किसी पार्टी से हैं, अगर दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो उसको दल बदल कहते हैं। तो ये आपको बताना चाहिए जो अनुसूची 10 में आती है दल बदल, जिसमें दल बदल कानून आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है, आपको यह बताना है। गेला छठ खेल बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई, यहाँ पर गेला जो छठ खेल है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर त्रिपुरा राज्य से। कौन से दोस्तों, त्रिपुरा राज्य से गेला जो छठ खेल है वो संबंधित है। अब दोस्तों आपको बताना चाहिए, ये आपने पहली बार सुना है भाई, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये दोस्तों आपका जो है स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, किसका, स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों गेला छठ खेल का संबंधित कैसे आपको बताना चाहिए। गेला छठ त्रिपुरा राज्य का एक स्वदेशी खेल है। यह एक बाह्य खेल है जिसे दो समूह बाह्य एवं अंत समूह द्वारा खेला जाता है। इस खेल में प्रतिभागियों की संख्या राज्य के भीतर जगह जगह बदलती रहती है। आमतौर पर प्रत्येक समूह में 7 से 10 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों इसमें प्रत्येक जिसमें दोस्तों ये समूह होता है उसमें 7 से लेकर 10 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गेला छठ खेल दोस्तों किस राज्य का है, त्रिपुरा राज्य का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, 33। इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को बताना है भाई यहाँ पर कि उनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है, ठीक है।
तो बताना है दोस्तों कौन सा शब्द है वो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई क्वेश्चन नंबर 33 का। तो दोस्तों ये है भाई यहाँ पर भाईचारा, ठीक है, भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ठीक है। दोस्तों भारतीय संविधान में बंधुत्व की विशेषता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हों। तो एक ही परिवार सदस्य का मतलब दोस्तों क्या है, भाईचारा। दोस्तों भाईचारा व्यक्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर इसका राइट आंसर दे रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ पर 35 नहीं 34 देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर 33 हो गए थे, उसके बाद 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो भाई इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई। जो विश्वनाथ आनंद है, जो दोस्तों चेस खेलते हैं, यानी शतरंज के दोस्तों ग्रैंड मास्टर हैं ये, और इनको दोस्तों किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है भाई, यहाँ पर जो 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में दिए। दोस्तों भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को 2007 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर 2007 में दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा कब हुई थी? 2008 में। दोस्तों 2008 में मिला था, 2007 में इसकी घोषणा हो गई थी। इससे पहले उन्हें वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान किया गया था, ठीक है। पद्म भूषण कब दिया गया था? वो दिया गया था 2000 में, सन 2000 में। और दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसे मिट्टी को लचीले खांचों में डालकर ढाई में डुबोया जाता है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यह है कि भाई एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा भाई। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो दोस्तों ये जो कला है भाई कहाँ की है? ये राजस्थान की कला है। दोस्तों यहाँ पर दबू या दब्बू राजस्थान की एक प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक पेंटिंग तकनीकी है। यह प्रथा पिछली सदी से लगभग लुप्त प्राय हो चुकी है, लेकिन इसे पुनः जीवित कर दिया गया है और यह आज राजस्थान के कई गांवों में एक फलता फूलता व्यवसाय है। दब्बू मुद्रण करने में काफ़ी श्रम बल लगता है और इसमें मुद्रण और रंगाई के कई चरण शामिल हैं, जिसमें इसका अंतिम परिणाम बहुत अनूठा और सुंदर होता है। तो दोस्तों ये बहुत पुरानी परंपरा है जो दोस्तों फिर से यहाँ पर राजस्थान में अपनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य की 2017-18 की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों आपको बताना है किस राज्य की भाई 2017-18 की प्रति व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए भाई, ये जो राज्य हैं, बिहार तो वैसे ही आप सभी को बताए भाई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है, इसमें गरीबी ज़्यादा है। मिजोरम भी दोस्तों समझ सकते हैं ऐसे ही राज्य है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आप ऑप्शन लगा सकते हैं तो सी लगा सकते हैं, महाराष्ट्र। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र जो है एक बड़ा राज्य है जिसमें जनसंख्या भी ज़्यादा है। दोस्तों वैसे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है वैसे अकॉर्डिंग तो देखे जाए तो पूरे इंडिया के अनुसार, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखी जाए तो व्यापार ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 बंदरगाह बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ व्यापार भी ज़्यादा होता है और एक फिल्म सिटी भी यहीं बनी हुई है, बड़ी फिल्म सिटी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति दोस्तों रोजगार मिल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति आप सभी को दिल्ली जाता है या दोस्तों मुंबई जाता है। तो इसलिए दोस्तों महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश के सबसे अधिक है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में 1.65 लाख की तुलना में 2017 से 18 में 1.8 लाख थी। दोस्तों पहले क्या था, 16-17 में दोस्तों इसकी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1.65 लाख थी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ 17-18 में दोस्तों ये जो इसकी प्रति व्यक्ति आय थी 1.8 लाख थी। यह कर्नाटक, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों से अधिक थी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मुकेश अंबानी जो कि दोस्तों वहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इसलिए दोस्तों वहाँ की जो प्रति व्यक्ति है सबसे ज़्यादा रहती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? जो सोलर कुकर होता है उसको बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। क्यों दोस्तों काला ही क्यों रंगा जाता है? क्योंकि दोस्तों सौर कुकर को सूर्य से ऊष्मा के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए काले रंग में रंगा जाता है। काला रंग ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। इस गुण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है जहां सूरज की रोशनी डिवाइस पर पड़ती है और इसके काले रंग के कारण अधिक गर्मी अवशोषित होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका जो रंग है बाहर से काला किया जाता है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है।
नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन को रोक भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात में नवागम के पास नर्मदा नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। भारतीय राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बांध भारत का सबसे विवादास्पद बांधों में से एक है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव और शुद्ध लागत और लाभ व्यापक रूप से चर्चा का विषय रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है 4 राज्यों को दोस्तों पानी और बिजली पहुंचाता है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दोस्तों राजस्थान में इस बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसलिए दोस्तों ये विवादग्रस्त रहता है, क्योंकि किस राज्य को कितनी बिजली दी जाए, इसलिए दोस्तों ये विवादों में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का गैर संवैधानिक संस्था थी? दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो गैर संवैधानिक थी? ठीक है, तो 39 का राइट आंसर क्या है दोस्तों बताइए? 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानवाधिकार आयोग। जी दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग, दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग SHRCS वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है जो 1993 में संसद के एक अधिनियम मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि ये संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इसका दोस्तों संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता है, जैसे वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख मिल जाएगा, राष्ट्रीय आयोग का मिल जाएगा, चुनाव आयोग का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी दोस्तों उल्लेख नहीं मिलता है संविधान में। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? दोस्तों बायोगैस का प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो दोस्तों बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस, जिससे दोस्तों बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न गैसों का मिश्रण है। इस गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन यानी दोस्तों CH4, जिसमें दोस्तों 55 से लेकर 75 के % के लगभग दोस्तों होती है मीथेन इसमें, और दोस्तों इसका मिश्रण होता है। लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों यानी CO2 जो होती है वो दोस्तों 25 से लेकर 30% के आसपास होती है। पानी की मात्रा दोस्तों जो H2O होती है और हाइड्रोजन का सल्फाइड H2S की मात्रा भी दोस्तों इसमें होती है। तो इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? बायोगैस। गोबर के उसको क्या कहते हैं? बायोगैस। देखिए दोस्तों भूदान आंदोलन शुरू किया गया 41 क्वेश्चन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, विनोबा भावे के द्वारा। दोस्तों 41 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे के द्वारा। देखिए दोस्तों भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसे आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश, जो दोस्तों अब कहाँ पर है? तेलंगाना में है, पोचापल्ली गांव से शुरू किया था। कौन सा दोस्तों? पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था। आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों की सुरक्षा से भूमि लोगों को उनकी भूमि का एक प्रतिशत दान देने के लिए राजी करना था। दोस्तों कैसे था इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर जमींदारों पर बहुत सारी ज़मीनें थी दोस्तों, यानी 100 बीघे 200 बीघे जमींदारों पर ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन जो दोस्तों गरीब इंसान थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, तो विनोबा भावे ने दोस्तों यहाँ पर शुरू किया था भूदान आंदोलन। उन्होंने उनसे कहा था कि भाई यहाँ पर आप ज़मीनों का दान करें ताकि दोस्तों यहाँ पर सभी के पास बराबर भूमि हो सके। तो दोस्तों आपको पता चल गया भाई ये क्यों चलाया गया था भूदान आंदोलन। जमीनों को दोस्तों सभी को बंटवारे के लिए, यानी दोस्तों जमीनों को बराबर करने के लिए, जो गरीब है उसके पास भी ज़मीन होनी चाहिए और जो अमीर है उसके पास भी ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है, भूदान आंदोलन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों इसमें छात्र अधिकतर गलती करते हैं भाई, वो गलती आपको नहीं करनी है। एक इंडिया गेट है और एक गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडिया गेट तो दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें इंडिया गेट की वो दिल्ली में है, लेकिन दोस्तों बात करें गेटवे ऑफ इंडिया की तो वो है कहाँ पर? मुंबई में। तो दोस्तों 42 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक तोरण स्मारक है, इसमें भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1924 में बनाया गया था। इसे दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के याद में बनाया गया था। दोस्तों इसे वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग द्वारा 4 दिसंबर 1924 को आरंभ किया गया था। ठीक है, बाद में दोस्तों इसे आरंभ किया गया 1924 में। 1911 में दोस्तों ये किसकी याद में बनाया गया था? दोस्तों दिल्ली दरबार जो लगा था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आई थी, इसलिए उनकी स्वागत में इसे बनाया गया
था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों 43 बताइए। तो खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। 43 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में दो भाइयों शौकत और मोहम्मद अली के नेतृत्व में शुरू किया गया था। खलीफा के बचाव में यह अभियान शुरू किया गया था। यह भारतीय मुस्लिम समुदाय द्वारा खलीफा द्वारा शामिल तुर्की साम्राज्य के समर्थन में एक साथ एकजुट होने के एक प्रयास था, जिस पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा हमला किया गया था। 1922 में आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, जिसमें दोस्तों गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था। यहाँ पर आप सभी को बताना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों ये कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसका नाम उसी नाम के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद एवं गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था। इसे भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को अस्त्राखान में एक दोस्तों रूसी रॉकेट प्रक्षेपण और विकास संस्थान कपुस्तिन यान से कॉस्मोस 3 एक नामक प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था। यानी दोस्तों DRDO, जो हमारी DRDO है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके द्वारा इसे बनाया गया था। दोस्तों इसे भारतीय अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसे देख लीजिएगा आप एक बार। लेकिन 45 देखते हैं भाई। 45 क्या है? निम्नलिखित इसमें से किसने गांव में भूमि अनुकरण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों बताइए 45 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन है जिसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोमा जारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोमा जारी। अब दोस्तों ये क्या है? देखिए दोस्तों 1980 के दशक में शुरुआत में हरियाणा के अंबाला जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज, जो शिवालिक पहाड़ी है, इस शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित सुखोमा जारी गांव के लोगों ने अपने वनों और पानी का उपयोग करने से उचित तरीके के लिए देशव्यापी प्रशंसा अर्जित की थी। यहाँ तक कि भूमि के सर्वाधिक क्षरण का निदान भी संभव है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि आर्थिक गरीबी से निपटने के लिए पारिस्थितिक गरीबी को निपटाना आवश्यक है। दोस्तों इसलिए यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? गांव में भूमि अनुकरण का अनूठा उदाहरण दोस्तों किसने दिया था? सुखोमा जारी। ये गांव है दोस्तों, एक कहाँ पर पड़ता है? ये मैंने अभी आपको बताया, ये पड़ता है दोस्तों हिमालय के शिवालिक रेंज में स्थित सुखोमा जारी गाँव। कहाँ पर दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियों में पड़ता है, ये जो हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्ध दी? तो दोस्तों बताइए इसमें से क्या है इसका राइट आंसर? किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, R.K. लक्ष्मण। कौन है दोस्तों? R.K. लक्ष्मण। दोस्तों R.K. लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे। वह बाद में दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अपनी रचना द कॉमन मैन और अपनी दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, जो 1951 में शुरू हुआ था। आधी सदी से अधिक समय तक आम लोगों की आशाओं, अक्षाओं, परेशानी को प्रतिनिधित्व द कॉमन मैन ने किया था और शायद औसत भारतीयों की दुर्बलता का भी दोस्तों इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? एक कार्टूनिस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? ये आपको बताना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर तो आप सभी समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर बहुत ईजी है। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है? मोहम्मद इकबाल जो है एक कवि और विद्वान है जिन्हें पाकिस्तान आंदोलन से प्रेरित माना जाता है। वह 1930 के इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। इस सत्र में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य के निर्माण को जोड़ दिया था। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। 48 का राइट आंसर क्या है भाई? पश्मीना, जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? पश्मीना, बताइए भाई, पश्मीना किस राज्य में बनाई गई थी? दोस्तों देखिए पश्मीना एक भेड़ का नाम भी है और इसे ऊन के नाम भी जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों पश्मीना भीड़ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पश्मीना कश्मीर बकरियों या पश्मीना बकरियों के अन्य प्रकार के बकरियों से प्राप्त एक प्रकार की कश्मीरी ऊन है।
इसमें बने वस्त्र पहले कश्मीर में बुने जाते थे। ऊन कश्मीरी बकरे बकरियों की विभिन्न नस्लों से आती थी, जैसे कि दोस्तों चंगथंगी या कश्मीर पश्मीना बकरा, कश्मीना क्षेत्र के कारगिल क्षेत्र में मालरा। दोस्तों ऐसे कुछ नाम हैं इनके जो शायद आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, तो आपको बताना है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, कौन सी मिट्टी है जिसमें में दोस्तों गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी काली मिट्टी में दोस्तों दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी में क्या है, दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों रेगुन मिट्टी जिसे बोला जाता है, काली मिट्टी भी कहा जाता है इसे। और उसमें अक्सर दोस्तों इसमें क्या होता है, अक्सर गर्मी के मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती हैं? जिसमें मिट्टी के उचित वातन में मदद मिलती है। ये मिट्टी मानसून से पूर्व होने वाली बारिश की गीली हो जाती है, जिससे इसका उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। यह कपास की खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आदर्श मिट्टी है। कपास की खेती में दोस्तों कौन सी मिट्टी आती है? काली मिट्टी, जिसे कहते हैं रेगुन मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु होता है। कौन कौन कितने होते हैं भाई बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दो परमाणु होते हैं, 2 हाइड्रोजन और दोस्तों इसमें 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है जल के प्रत्येक अणु में। दोस्तों जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2 होता है। H2 में एक सरल आणविक संरचना होती है, 1 ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु से बना होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु समान रूप से इलेक्ट्रॉन में एक साथ जोड़ी के माध्यम में ऑक्सीजन के बंधे होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक के 2 असंबद्ध जोड़े भी होते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के 4 जोड़े होते हैं। 2 जोड़े हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंधनों में शामिल होते हैं और 2 असंबद्ध जोड़े ऑक्सीजन परमाणु में विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है H2 होता है इसका, और H2 में दोस्तों 2 जोड़े किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। देखिए 2 जोड़े हाइड्रोजन के हैं और 1 जोड़ा किसका, ऑक्सीजन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात थी, ये खत्म होगा। अब 25 में से दोस्तों कितने आपने सही किए वो मुझे बताइए, और आप दोस्तों कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस बार SSC GD में। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 25 में से 25 लाना दोस्तों आप सभी को पता है भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ में, GK में। तो GK में दोस्तों आप अधिक से अधिक यहाँ पर अगर 20 भी नंबर ला पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर 20 से आपका स्कोर कम है तो भाई आपको स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों जिसका 15 भी आया है ना वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि GK में दोस्तों जो 12 है दोस्तों 12 के पार जा रहा है, उसका मतलब ये है कि उसकी अच्छी तैयारी चल रही है। जो 15 पार कर रहा है उसका मतलब ये है कि उसकी अच्छी तैयारी है, थोड़ी अच्छी और करने की ज़रूरत है। लेकिन जो 20 के आसपास पहुंच गया वो दोस्तों समझ लीजिए वो बिल्कुल अच्छी तैयारी में लगा हुआ है, उसे तैयारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों तैयारी आप करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों GK एक ऐसी चीज़ है अगर पढ़ा हुआ आ गया तो ठीक ठाक है, नहीं आया तो दोस्तों लुटिया डूब जाएगी। तो इसलिए दोस्तों पढ़ते रहें, मज़े लेते रहें, अच्छे से पढ़ें और अपने आप को बेहतर करें। थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।